नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र से रिलेटेड प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, आरओ, एआरओ आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? इसका सही आंसर है विजयालय के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इसमें पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वृद्रेश्वर मंदिर। दोस्तों, वृद्रेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या वृद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण 500 इंटू 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, तंजौर का वृद्रेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन थे? तो राजराज प्रथम थे। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। कृष्णा तथा तुंगभद्र नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरेयूर, कावरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी, क्या थी चोलों की राजधानी? तो तंजौर थी। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगोकोंडल चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। तो तंजौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा गया। तो अब ग्राम प्रशासन जो है, जिसमें केंद्र का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्र शासन का, तो वो चोल प्रशासन की एक खास विशेषता थी, जिसे आप याद रखिएगा। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो उसका सही आंसर है ग्राम पंचायत, हमने देखा भी। अगला प्रश्न है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो किसमें था उत्तम ग्राम प्रशासन? किसमें था? चोल में था। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, कौन सा था? तो चोल था। देखा आपने दोस्तों, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बार बार ही पूछा गया, तो आप याद रखिएगा इसे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है चोल, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे जिन शिलालेखों में है, वो कहाँ है? तो वो उत्तर मेरूर में है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर मेरूर। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? इसका सही आंसर है टोट वारियम। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था।
उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था, जबकि समवस्त्र वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति तथा पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहला स्टेटमेंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः प्रांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मधुरे कोंड की उपाधि धारण की। राज प्रथम तंजोर अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम तथा एवं उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया तथा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, चोल काल में निर्मित अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः क्या है? तो वो एक चतुर्भुज है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की है जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्राचीन प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो सही आंसर है नटराज की मूर्ति को। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी हुई? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? जिसका सही आंसर है चोल कला का। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर है नृत्य करते हुए। बहत्तर व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका सही आंसर है कलोतुंग प्रथम। चोल शासक कलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चोल। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में अपना ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन हिंदू राजवंशों में सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती थी। तो इसमें से चारों का चारों विकल्प सही होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि ग्रहण की तथा
गंगे कोंडा चोलापुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। तो गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा दोस्तों। नवीन राजधानी राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। पहला प्रश्न है, गंगेकोंडा चोलापुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने की। अभी हमने देखा निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर है राजेंद्र को, राजेंद्र प्रथम को। अभी देखा आपने। अगला प्रश्न है, किस चोल चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 1985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक था तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की माप कराई। अगला प्रश्न, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलो नरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन चोल राजाओं में से अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। दोस्तों रुकावट के लिए खेद थी तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो राजेंद्र प्रथम, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय सिलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया था। यह 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसे श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका सही आंसर है कोलतुंग प्रथम। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोलतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कोलतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की अपनी समाप्ति के बाद के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पुरुमाल के साथ कर दिया था। नीचे दो कथन दिए गए, उसमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। तो कथन ए में हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और उसका कारण है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों की ऐतिहासिक वर्णन दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चोलों के विषय में हम उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिर की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने तथा अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने का प्रथा प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास संदर्भ निम्नलिखित युगों पर विचार करना। दोस्तों तो एरीपति के सामने जो सुमेलित है, क्या क्या सुमेलित सही है आपको उसके हिसाब से आपको मैच करना है। तो एरीपति शब्द जो है उसका विवरण है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को कहा जाता था। और घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। तो इसमें दोस्तों इसमें एक और तीसरा ऑप्शन दोनों सही मैच है, दूसरा सही मैच नहीं है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ। एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं एवं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संघ गठित किया जाते थे, जिन्हें तनियूर या तुकरम कहा जाता था।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो इसमें सही आंसर है नाना देशी और मणिग्राम। श्रेणी, एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति समिति होती थी। नगरम, व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामलापुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न प्रकार व्यापारिक संघों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्यापारी संघ है मणिग्रामम, नाना देशीस, वलेंग, बलंजियर, इदंगे आदि। मानीग्रामम, नाना देशीसी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो इसका सही आंसर है तगर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो था वो पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों आपको रिमाइंडर कर दें, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, उसको पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग तथा शक्तिशाली था। उन्होंने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो इसका सही आंसर है चालुक्य। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दे दिया था। कृतिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधवार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलता पूर्वक शासन संचालित किया था। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वादामी या वातापी? तो ये ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बीजापुर कर्नाटक के जिले में वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अगला प्रश्न, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रवि कृति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। पहला प्रश्न, संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो सही आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जो 630 से 668 ईस्वी तक थे, पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता के हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द गोतक था। किसका गोतक था? इसका सही आंसर है काली मिर्च का। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है किससे है? तो व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम के प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में से एक थे। वो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। पहला प्रश्न, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकरण का लेखक कौन है? तो उसका लेखक है इलांगो। शिल्पाधिकरण का लेखक इलांगो आडिगल है था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कारिकाल का पौत्र था। तो दोस्तों तमिल जो साहित्य है उसमें शिल्पाधिकरण और मणिमेकला ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो तोल्कापियम क्या था? व्याकरण था, हमने देखा इसमें। तो बी का 4 ऑप्शन हो जाएगा। शिल्पाधिकरण और मणिमेकला ये 2 कथाएं थी, है ना। तो शिल्पाधिकरण क्या थी? प्रेम कथाएं थी। तो सी का ए ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का चौथा और सी का पहला, इससे हम मैच करने की कोशिश करते हैं।
तो इसके इसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा, सी का पहला और बी का चौथा। तो आप इसे दो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए हम सही मैच देख लेते हैं। तिरुक तिरुकुरल ये दर्शन था, तोल्काप्पियम व्याकरण जैसा हमने देखा, शिल्पाधिक्रम प्रेम कथा और मणिमेखला वाणिक कथा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो सही आंसर है तिरुमुराय। तो इसमें तोल्काप्पियम जो था व्याकरण से संबंधित था, शिल्पाधिकरण एक प्रेम कथा थी, मणिमेखला एक वाणी कथा थी। तो तिरुमुराई आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराई को पांचवा वेद भी समझा जाता था। तिरुमुराई तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न काव्यों द्वारा गीतों या भजनों के 12 खंड का संकलन है। वेदों तथा शैव के आगमों के साथ तिरुमुराई तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है अरिकामेडु। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी है। पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोडेकू कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख है। यहाँ से न केवल भारतीय माल यथा मणिया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोमवासियों की रुचि एवं नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कौन सा था? तो अरिकामेडु था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से 2 पेरिप्लस ऑफ द इथरीन सी के लेखक को ज्ञात था? तो सही आंसर है अरिकामेडु। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? तो अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है, क्या होता है एक? तो लंबा तथा दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। एम्फोरा जार एक लंबी तथा संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ से हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है कदम का नहीं हुआ, जबकि चेर, चोल और पांडे का हुआ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? जिसका सही आंसर है पल्लव। तो कौन कौन था? चोल, चेर और पांडे था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो सही आंसर है तमिल भाषा में। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? जिसका सही आंसर कुरल। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है? तो इसका सही आंसर कम्बन। कम्बन ने 12वीं शती ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऐसे हम देखते हैं कुछ। तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। सूचिए को दो के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो इसमें वंश के नाम दिए गए और उनके प्लेस के नाम दिए गए। तो आप इसमें मैच कर सकते हैं। जो चालुक्य थे वो बादामी बातापी के थे, तो सी का पहला ऑप्शन होगा। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए और डी में से कोई आंसर होगा, क्योंकि ए और डी में ही सी का प्रथम ऑप्शन है। चंदेल जो है थे वो खजुराहो से रिलेटेड थे, तो बी का तीसरा ऑप्शन होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए इसका सही मिलान देखते हैं। तो गुप्त जो थे देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमले। उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नाम के स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है।
खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ लगभग 25 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु शिव तथा जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बादामी कर्नाटक स्थित चालुक्यों की राजधानी थी तथा पनमले पल्लवों से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका सही आंसर है मणिग्रामम। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल शासक परातंग प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने पश्चिम गंगो बुधु द्वितीय की सहायता से तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था तथा तंजौर पर अधिकार कर लिया था। कृष्णा तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजैयुकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो इसमें डाउट है दोस्तों। तो 1250 ईस्वी के आसपास होयसल एवं पांड्य राजा ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते रहे। उनके पश्चात चोल राज के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक कफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? जिसका सही आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरेयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इथरियन सी में मिलता है। पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जिसका सही आंसर है वेंगी। पांड्य राजा की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राजा कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए से सही उत्तर को चुनिए जो पश्चिम में स्थित है दोस्तों। तो इसमें स्थित है तोंडी और मुशीरी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इथरियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो कौन कौन थे? नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा। तो इसमें मुशीरी और तोंडी ऑप्शन में, तो इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका सही आंसर है राजा के लिए। संगमकालीन इतिहास में कोन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मदुरई में। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम इतिहास कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो प्रथम संगम जो हुआ था उसका स्थान है मदुराई और उसकी अध्यक्षता थी अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम का स्थान है कपाटपुरम या अल्लेवाई, उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि के बाद तोल्कापियर ने। तृतीय संगम स्थान थी मदुराई और उसकी अध्यक्षता की थी नकीरर ने। तो आप इसे याद रखिए दोस्तों। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। प्रथम संगम का स्थान था मदुराई, उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम या अल्लेवाई, उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के बाद में तोल्कापियर ने की थी। तृतीय संगम का स्थान था मदुराई और उसकी अध्यक्षता की थी नकीरर ने। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो सही आंसर है अगस्त। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया था। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सूची को 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में वंश के नाम दिए गए, सूची 2 में उसकी जो कैपिटल थी उसके नाम दिए गए। तो चालुक्य का बादामी हम लोग पहले जानते थे, तो ए का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। हर्ष का कन्नौज है जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो सी का दूसरा ऑप्शन है। तो ए का तीसरा और सी का दूसरे ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके हिसाब से ए का तीसरा, सी का दूसरा ऑप्शन, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। चालुक्य की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय की बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा थे। रविकृति द्वारा रचित एहोल प्रसिद्धि पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था।
पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसको आपको सही वे में अरेंज करना, जो पहले हुआ उसको पहले, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव की सत्ता की स्थापना हुई, फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, फिर उसके बाद परांतक वन के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। तो घटनाओं का सही कालानुक्रम है। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 600 से 630 ईस्वी के बीच हुई। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी में हुई। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों को उदय 836 से 885 ईस्वी तक, तथा परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी तक। नोट ध्यातव्य है कि प्रतिहारों को उदय मिहिर भोज के अधीन हुआ था, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो हम देखें, पल्लव कांचीपुरम है, पांडे मदुरई है, चेर पुडुचेरी नहीं है दोस्तों, चोल तंजौर है, और होयसल द्वार समुद्र है। तो चेर का देखते हैं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में था, इसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मलाबार और कुछ सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। तो वांजी या वांची थी, इसे याद रखिए। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन का कार्यकाल 600 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन का कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वरम वर्मन प्रथम का कार्यकाल लगभग 670-700 ईस्वी, और नंदी वर्मन द्वितीय का 731 से 795। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर है मातवालीन। इसमें से ह्वेनसांग जो थे दोस्तों, वो हर्षवर्धन के समय में आए थे, और फाहियान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। तो मतवाली नामक चीनी यात्री चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो उसका सही आंसर है चालुक्य ने। दिए गए विकल्पों में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी या बातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था, जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इनके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था? तो इसका सही आंसर है चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। अगला प्रश्न, कदम राजाओं की राजधानी थी, कौन सी थी? तो बनवासी थी। तो कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश कदम की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो सही आंसर है मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। यह समुद्र पतन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं के द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पतन से कपूर, गुलाबजल, दाती, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? इसका सही आंसर है पांडे। दक्षिण भारत के पांडे वंश के शासक के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था। पांडे वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया। इसकी राजधानी मदुरई थी। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। संगम काल में प्रथम तथा तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे। इनकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त्य और नकीरर ने की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो मदुरई में स्थित है। सुमेलित करना दोस्तों। तो इसमें मीनाक्षी मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? मदुरई, यानी बालाजी विश्वनाथ। महाकाल जो मंदिर है वो उज्जैन में अवस्थित है। सी का चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
सी का चौथा ऑप्शन और मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तो ए का दूसरा ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन संभवतः लगता है। अब हम लोग बाकी दूसरे को देखते हैं। बेलूर मठ जो है दोस्तों वो हावड़ा पश्चिम बंगाल में है, और वेंकटेश्वर जो मंदिर है वो तिरुमल आंध्र प्रदेश में है, तो इससे भी हम लोग मैच कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था, महाकाल मंदिर उज्जैन में तथा वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। यद्यपि प्रश्न में हावड़ा पश्चिम बंगाल दिया गया है। दक्षिण भारत में के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकालीन विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। धन्यवाद दोस्तों।